ये जो क्वेश्चन है ये हिल स्फीयर के बारे में है। हिल स्फीयर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आपकी एक सेकेंडरी बॉडी है जो एक प्राइमरी बॉडी के अबाउट घूम रही है, और आपकी जो सेकेंडरी बॉडी है उसका अपना एक सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट जिस मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर में घूम सकता है, ऐसे कि वो सेकेंडरी बॉडी के इन्फ्लुएंस में रहे, पहली बॉडी को लॉस्ट ना हो जाए। मतलब जैसे एग्जांपल दिया है कि प्राइमरी बॉडी माने आप सन, अर्थ को माने आप सेकेंडरी बॉडी, और उसका सैटेलाइट हो गया मून। तो हमें निकालना है कि अर्थ से मून का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे अगर वो सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट करे तो वो सन को लॉस नहीं होगा, मतलब सन की तरफ नहीं चला जाएगा। ठीक है। और उसके लिए हमसे यहाँ से हिल रेडियस पूछा गया ऑप्शन में, और हमें कहा गया है कि जितना मासिव प्लैनेट होगा, फर्दर अवे फ्रॉम सन होगा, उसकी ग्रेटर हिल रेडियस होगी, और लाइट प्लैनेट जो होगा उसका हिल रेडियस कम होगा। और स्टेबल सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट का जो इक्विलिब्रियम है वो कब रहेगा? जब उस पर नेट फोर्स जीरो रहे। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के लिए कहा गया है कि जो कैलकुलेशन होती है हिल रेडियस का, उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं सैटेलाइट पे। ठीक है। लेकिन जिस फ्रेम में लगाते हैं वो अर्थ के अटैच है, लेकिन वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अबाउट? सन के अबाउट। जैसे प्राइमरी बॉडी हमने यहाँ पे सन मानी है, तो सन के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी वही होगी जो सेकेंडरी बॉडी की है। यानी हमें एक फ्रेम मानना है जो अर्थ के अटैच है, लेकिन वो रिवॉल्व कर रहा है किसके? सन के अबाउट, और उसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है जिससे कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अबाउट। ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि जो हिल स्फीयर की जो हिल स्फीयर इन्होंने नाम दिया है वो स्मॉलर होता है ऑर्बिटल रेडियस से, जो सन के अबाउट है अर्थ का। यानी अर्थ के चारों तरफ मून जिस रेडियस में घूम सकता है, वो जो स्फीयर है उसका रेडियस अर्थ के सन से जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम के लिए हम सैटेलाइट पे जो फोर्स है वो लिखेंगे, तो अर्थ का फोर्स लिखेंगे सैटेलाइट पे। ठीक है। और ये फ्रेम में घूम रहा है, उसके कारण जो इस पे फोर्स होगा वो लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे सन के कारण फोर्स सैटेलाइट पे, और ये सभी फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां हम ओमेगा क्या लेंगे? तो ओमेगा हम जानते हैं सन के अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उसका ओमेगा जीएम बाय आर क्यूब से हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? प्लस जीएम वन माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर जीएम वन प्लस टू आर बाय आर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टेप कैसे आया, तो इसके लिए मैंने क्या करा, अपनी ऊपर वाली जो टर्म थी, इस टर्म, ये जो पूरी इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर से, और उसके बाद मैंने बाइनोमियल लगा दिया। इतना तो आपको दिख गया होगा क्योंकि आर माइनस आर स्क्वायर ऊपर गया होगा, फिर ये वन माइनस टू आर बाय आर का एक्सप्रेशन जो था वो वन प्लस टू आर बाय आर आया, क्योंकि यहाँ भी माइनस था आपका, ये माइनस था, और ये पावर जो है ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी, तो ये वाली टर्म आपकी आ गई। तो हमने ये लिखा, फोर्स इक्वल कर दिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? m बाय थ्री एम इज इक्वल टू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। यहां से हमें हिल रेडियस यानी कि r का वैल्यू मिल जाएगा, इसका क्यूब रूट कर दें m बाय थ्री एम। तो r जो है वो कितना दिया है? रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, मतलब अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस हमको दिया हुआ है। तो अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस कितना है? ये रहा यहाँ पर r का वैल्यू। ठीक है। अर्थ का जो मास है वो ये रहा। आपको समझ में आ ही गया होगा, ये अर्थ का मास था, ये सैटेलाइट का मास, तो ये इनका बीच का फोर्स था। फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सैटेलाइट था, फिर ये सन का मास और ये सैटेलाइट का मास, तो सन का फोर्स लिखा हमने। ठीक है। इसको कैलकुलेशन को करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर।
अब जो सी ऑप्शन था, तो ये 1.59 मीटर वाला जो ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। ठीक है, फिर बी गलत हो गया। सी में इसने कहा कि मासिव प्लैनेट होगा तो वो दूर घूम सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है उसमें m की वैल्यू हमें बता रही है कि हमारी हिल रेडियस जो है वो रूट ऑफ m के क्यूब रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल है। यानी जितना बड़ा प्लैनेट मतलब सेकेंडरी बॉडी होगा, हिल रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो हमने सी ऑप्शन सॉल्व कर लिया। डी ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं वैसे केपलर लॉ से, इट्स इजी इसको फाइंड आउट करना। यहाँ पे टाइम पीरियड टी डैश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये किसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना, जीएम और आर की पावर 3/2। तो ये सॉल्व करेंगे, ये आएगा लगभग कितना? ये आएगा 7 मंथ्स के बराबर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हमारे आंसर आए ए, सी और डी, ये करेक्ट आंसर्स हुए।